कई साल पहले की बात है। गढ़का गांव में रात के करीब 8 बज रहे थे और उसी समय रीना अपने घर के अंदर अकेली बैठी हुई थी। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है और वह देखती है कि खिड़की पर उसकी दादी खड़ी है, जो लगातार उसे घूर रही थी। फिर रीना धीरे धीरे उठती है और ना चाहते हुए भी खिड़की की ओर बढ़ती है और अंत में उसे खोल देती है। और जैसे ही खिड़की खुलती है, अचानक उसकी दादी के दांत लंबे और नुकीले हो जाते हैं और उसका चेहरा पूरी तरह से भयानक और डरावना रूप ले लेता है। सुबह होते ही गांव वाले रीना के घर के बाहर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वहां कोई शोर या घबराहट नहीं होती, बल्कि सब कुछ असामान्य रूप से शांत लगता है, जैसे यह कोई नई घटना नहीं हो। तभी गांव का मुखिया रामदास वहां आता है। बिना कुछ कहे रीना की लाश को उठाता है और पास के ही श्मशान में ले जाकर उसे गाड़ देता है। और इस पूरी घटना के दौरान कोई कुछ नहीं कहता, जैसे यह सब कुछ गांव के लिए एक आम बात हो। अप्रैल 2026 शाम के करीब 5 बज रहे थे और हाईवे पर एक कार चल रही होती है, जिसमें महेश अपनी पत्नी प्रिया और अपने 10 साल के बेटे आरव के साथ बैठा होता है और महेश खुद कार चला रहा होता है। अचानक उनकी कार रुक जाती है, जिसके बाद वे तीनों गाड़ी से उतरते हैं और सामने देखते हैं कि एक बड़ा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ है, जिसकी वजह से आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका होता है। तभी प्रिया थोड़ी चिंता भरे स्वर में कहती है, अजी, यह तो रास्ता बंद हो गया, अब हम आगे कैसे जाएंगे? इस पर महेश शांत रहने की कोशिश करते हुए कहता है, शायद तेज हवा की वजह से पेड़ गिर गया होगा, तुम चिंता मत करो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। क्योंकि जब वह पहले कार चला रहा था, तभी उसने एक दूसरा रास्ता देखा था। वे तीनों आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक कहीं से बहुत सारे कौए उड़ते हुए आते हैं और उसी गिरे हुए पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं और बहुत जोर जोर से काऊ काऊ करने लगते हैं। ये सब देखकर आरव पूरी तरह डर जाता है, उसका चेहरा सहम जाता है। पापा, चलो यहाँ से। तभी बिना और कुछ सोचे वे तीनों जल्दी से वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और महेश तुरंत गाड़ी को मोड़कर उसी दूसरे रास्ते पर ले जाता है, जिसे उसने पहले देखा था। समय धीरे धीरे बीतता है और शाम के 6 बज चुके होते हैं। तभी उनकी गाड़ी जाकर उसी गढ़का गांव में रुकती है। आरव गाड़ी रुकते ही कहता है, पापा, मुझे भूख लगी है। और इसके बाद वे तीनों गाड़ी से उतरकर खाना खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उसी समय गांव का मुखिया रामदास पूरे गांव में चक्कर लगाते हुए दिखाई देता है। उसके हाथ में एक घंटी होती है, जिसे वह जोर जोर से बजा रहा होता है और ऊंची आवाज में बार बार कह रहा होता है, 7 बजने वाले, सब लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। उधर वो तीनों लोग एक छोटे से ढाबे पर जाकर रुकते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है, जो शायद ढाबा बंद करने ही वाला होता है। तभी महेश उससे कहता है, बाबा, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है। लेकिन यह सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहता है, क्योंकि वह जानता था कि 7 बजे के बाद यहाँ क्या होता है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वह बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, चले जाओ यहाँ से। और यह सुनकर महेश को एक तरफ गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर हल्का सा डर भी बैठ जाता है। और इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी तुरंत ढाबा बंद करता है और वहां से चला जाता है। तभी गांव का मुखिया उन तीनों को देख लेता है और उनके पास आकर कहता है, तुमने सुना नहीं? घर के अंदर चले जाओ, 7 बजने वाले हैं। यह सुनकर महेश को यह सब बहुत अजीब लगता है बस, लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और आरव और अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है, जबकि मुखिया उन्हें जाते हुए लगातार देखता रहता है। और रास्ते में गाड़ी चलाते हुए महेश अपनी पत्नी से कहता है कि अजीब लोग थे, एक से खाना मांगो तो वो कहता है यहाँ से चले जाओ, और दूसरा आकर कहता है कि घर के अंदर चले जाओ, 7 बजने वाले हैं।
और वो यह बात कर ही रहा होता है कि तभी आरव सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, पापा वो सामने ढाबा है। और जैसे ही वे देखते हैं उन्हें एहसास होता है कि यह वही ढाबा है जहां वे सिर्फ 5 मिनट पहले रुके थे। महेश गाड़ी नहीं रोकता और लगातार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अजीब तरह से वे बार बार उसी गांव में आकर रुक जाते हैं, जिससे महेश मजबूर होकर गाड़ी रोक देता है। और तब प्रिया कहती है, अरे ये क्या है, हम लोग तो अभी यहाँ से गए थे। और जब वे ध्यान से देखते हैं तो सामने वही बोर्ड लगा होता है, गद का। तभी गांव का मुखिया फिर से वहां आ जाता है और इस बार ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से पता था कि वे लोग वापस आएंगे और वह उनका इंतजार कर रहा था। उस समय घड़ी में 6:48 मिनट हो रहे होते हैं और फिर मुखिया उनसे कहता है, चलो घर के अंदर अभी। और इस बार वे तीनों बिना कोई सवाल जवाब किए उसके साथ उसके घर के अंदर चले जाते हैं। महेश का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वो रामदास के सामने आ गया। देखो, हमें नहीं पता तुम्हारे इस गांव में क्या चल रहा है, लेकिन हमें अभी यहाँ से निकालो, अभी। रामदास ने उसकी तरफ देखा, न गुस्से से न डर से, बस एक थकी हुई नजर से, जैसे यह सब वो पहले भी कई बार सुन चुका हो। सुबह होते ही इस गांव से निकल जाना। लेकिन अभी रामदास ने महेश की आंखों में देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो, रात को इस दरवाजे पर आवाजें आएंगी। कोई भी आवाज सुनाई दे, किसी को जवाब नहीं देना, चुपचाप लेटे रहना। रामदास ने कमरे में बिछी 2 खाटों की तरफ इशारा किया। सो जाओ, सुबह बात करते हैं। आरव और प्रिया एक खाट पर लेट गए। पास वाली खाट पर महेश और थोड़ी दूरी पर रामदास। 10-15 मिनट बीते। थकान इतनी थी कि आंखें खुद बंद होने लगी थी। आरव सो चुका था, महेश की सांसें भारी हो रही थी, लेकिन प्रिया की आंखें खुली थी। उसके चेहरे पर डर था, गुस्सा था और एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बस छत को देखती रही। क्या है यह गांव? क्यों है यहाँ के लोग ऐसे? क्यों नहीं जाने देते? तभी दरवाजे पर आवाज आई, खट खट खट। धीरे से प्रिया की सांस रुक गई। फिर एक आवाज, बूढ़ी लेकिन जानी पहचानी, प्रिया बेटा मुझे भी अंदर ले लो, बाहर मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया का पूरा बदन जम गया। यह आवाज उसकी माँ की थी, जो 1 साल पहले मर चुकी थी। प्रिया बेटा। मम्मी प्रिया के मुंह से निकल गया। तुरंत रामदास की कड़क आवाज आई, चुप, सो जाओ, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। बाहर आवाज और बढ़ गई, प्रिया बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूं, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। प्रिया सुनती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। वो जानती थी, वो समझ रही थी, लेकिन वो आवाज, वो लहजा, वो अपनापन जो सिर्फ एक माँ की आवाज में होता है, वो एक झटके से उठी। प्रिया। महेश की नींद टूटी, लेकिन प्रिया पहले ही दौड़ चुकी थी। उसने कुंडी खोली, दरवाजा धकेला और बाहर निकल गई। महेश तुरंत उठा और भागा, लेकिन रामदास उससे पहले था। उसने महेश का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी चढ़ा दी। छोड़ो मुझे, महेश चिल्लाया। प्रिया बाहर है। रामदास ने उसे दीवार से लगा दिया। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, कोई बाहर नहीं जाएगा, ना तुम ना बच्चा, मेरी बीवी। जो बाहर गया वो वापस नहीं आता। रामदास की आंखें लाल थीं। अगर तुम गए तो तुम भी नहीं आओगे और ये बच्चा अकेला मर जाएगा और पूरा गांव मारा जाएगा। मैंने मना किया था। महेश ने रामदास को धक्का दिया। रामदास हटा नहीं। बाहर सब कुछ शांत था। महेश फर्श पर बैठ गया। उसके हाथ दरवाजे पर थे। वो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, वो बस वहीं बैठा रहा, जैसे उसके अंदर से कुछ निकल गया हो। आरव उसे समझ नहीं आ रहा था। पापा मम्मी कहाँ है? महेश ने कुछ नहीं कहा। रामदास ने आरव को धीरे से खाट पर लिटाया।
उस रात बाहर से रोने की आवाज आती रही, लेकिन वो प्रिया की आवाज नहीं थी। सुबह हुई, पूरा गांव रामदास के घर के बाहर इकट्ठा था। कोई शोर नहीं, कोई घबराहट नहीं। प्रिया की लाश दरवाजे के पास पड़ी थी। रामदास बाहर निकला, उसने लाश उठाई और बिना एक शब्द कहे श्मशान की तरफ चल दिया। गांव वाले पीछे हो लिए, जैसे यह सब कोई नई बात नहीं थी, जैसे यह इस गांव की एक और सुबह थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रीना के साथ हुआ था। अंदर महेश और आरव का रोकर बुरा हाल था। आरव बार बार पूछ रहा था, पापा मम्मी कहाँ गई? और महेश के पास कोई जवाब नहीं था। पूरा दिन महेश और आरव रोते रहे। मुखिया ने उन्हें खाना और पानी भी दिया, लेकिन दोनों का हाल इतना बुरा था कि वे कुछ खा नहीं पाए और बस लगातार रोते ही रहे। आरव बार बार घर के बाहर जाकर देखा था और हर थोड़ी देर में महेश से पूछता, पापा पापा मम्मी कहाँ है, जिससे माहौल और भी ज्यादा भारी और दर्दनाक हो जाता था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम होने लगी और मुखिया को पहले से ही अंदाजा था कि आज क्या हो सकता है, इसलिए उसने एहतियात के तौर पर घर की सभी खिड़कियों और दरवाजों पर ताले लगा दिए थे और सोते हुए आरव को अंदर कमरे में सुला दिया। लेकिन महेश का रोकर अभी भी बुरा हाल था। तभी घड़ी में 7 बज जाते और कुछ देर बाद अचानक मुखिया के घर के दरवाजे पर खट खट की आवाज आने लगती है और दरवाजे के उस पार से एक जानी पहचानी आवाज आती है, महेश महेश, मैं प्रिया। ये सुनते ही महेश अचानक चुप हो जाता है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखने लगता है और उसके मुंह से अपने आप निकलता है, प्रिया तुम लौट आई। फिर दरवाजे के उस पार से आवाज आती है, महेश मुझे अंदर ले लो, बाहर बहुत ठंड है। यह सुनकर महेश खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन मुखिया उसे रोकते हुए समझाने लगता है, महेश होश में आओ, प्रिया अब नहीं रही और अगर तुम बाहर गए तो आरव अकेला रह जाएगा। लेकिन महेश कुछ सुनने की हालत में नहीं था। वह दरवाजे तक पहुंचकर ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जबकि मुखिया जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, तुम्हें सच्चाई सुननी पड़ेगी, पहले तुम सच सुनो। लेकिन महेश नहीं मानता और मजबूर होकर मुखिया उसे पकड़ लेता है और एक रस्सी से बांध देता है, जिसके बाद महेश देर तक तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है और पूरी रात बाहर से प्रिया की आवाज आती रहती है जो उसे पुकारती रहती है। सुबह होती है और अब थक कर टूट चुका महेश आखिरकार शांत होकर कहता है, मुखिया जी अब बताइए क्या है सच्चाई, मुझे सच सुनना है। तब मुखिया बोलना शुरू करता है, ये जो कुछ भी तुम्हारे आस पास दिख रहा है ये सब नकली है, न ये असली गांव है, न ये पेड़ पौधे और न ही ये लोग, क्योंकि यहाँ के सभी लोग बहुत पहले मर चुके हैं और ये सब एक चुड़ैल का माया जाल है। वहाँ आगे कहता है, आज से लगभग 500 साल पहले यह गांव भारत के सबसे अमीर गांव में गिना जाता था, जहां हर किसी के पास अपार धन दौलत सोना चांदी और सुख सुविधाएं थी। इसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो खुद तो ज्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। और एक दिन इस गांव में राज्य का एक सेनापति आया जिसकी नजर उस बुढ़िया की बेटी पर पड़ गई। वह सीधे बुढ़िया के घर गया और उससे बोला, ए बुढ़िया, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, मैं तुझे इस गांव की सबसे अमीर औरत बना दूंगा। लेकिन उस सेनापति की निर्दयता के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे, इसलिए बुढ़िया ने साफ मना कर दिया। यह सुनकर सेनापति गुस्से से आगबूला हो गया और उसने उसकी बेटी को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया, जबकि बुढ़िया उसके पैरों में गिरकर विनती करती रही, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन वह नहीं माना।
वह उसकी बेटी को घसीटते हुए ले जा रहा था और बुढ़िया पूरे गांव में घर घर जाकर मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बल्कि कुछ लोग तो ये सब देखकर हंस भी रहे थे और पूरे गांव वाले उसे खड़े होकर देख रहे थे। तभी उसके पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उसने गुस्से में उठाया और सेनापति पर फेंक कर मार दिया, जिससे सेनापति ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। उसने क्रोध में कहा, अब तू और तेरी बेटी दोनों ही नहीं बचोगी। और फिर उसने गांव के चौक पर बुढ़िया और उसकी बेटी को रस्सियों से बांध दिया और उन्हें कोड़े मार कर मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद वह वहां से चला गया। बाद में गांव वालों ने उनकी लाश को पास के श्मशान घाट में ले जाकर गाड़ दिया, लेकिन जलाया नहीं। अगले ही दिन जैसे ही शाम के 7 बजे एक ऐसा भयानक तूफान आया जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उधर सेनापति अपने घर में सो रहा था। तभी उसकी खिड़की के पास एक जवान महिला की आवाज आई, सेनापति जी, मुझे अंदर बुला लो, बाहर बहुत तूफान है। और यह सुनकर सेनापति जल्दी से उठा और खिड़की खोल दी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने वही बुढ़िया खड़ी थी, लंबे नुकीले दांत, भयानक चेहरा और डरावनी आंखें। अगले ही पल उसने सेनापति को गले से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए गांव के बीचों बीच ले आई। और फिर पूरा गांव अपने अपने घरों से बाहर निकल आया। फिर बुढ़िया जोर से चिल्लाकर बोली, मैं इस सेनापति को मारकर पूरे गांव में घुमाऊंगी और जहां जहां इसका खून गिरेगा वह जगह हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगी। और इसके बाद मैं तुम सब गांव वालों को एक एक करके मारूंगी। इतना कहकर बुढ़िया ने सेनापति का सिर पकड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया और उसकी मौत हो गई। फिर उसने उसकी लाश को पूरे गांव में घुमाया। उस दिन के बाद से गांव में एक भयानक खेल शुरू हो गया, जहां बुढ़िया हर रात लोगों के घर की खिड़कियों पर जाती, उनके चाहने वालों की आवाज में उन्हें बुलाती और फिर उन्हें मार देती। महेश यह सब बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वह धीरे से कहता है, तो तुम ही वो सेनापति हो? हाँ। तो तुम भी मर चुके हो? मुखिया कहता है। हाँ। महेश पूछता है, बुढ़िया ने कितने लोगों को मार दिया है? मुखिया कहता है, बाहर आओ। जब महेश और मुखिया बाहर आते हैं तो वहां हजारों लोगों की भीड़ खड़ी होती है, जो देखने में इंसान लगते हैं लेकिन बिल्कुल निर्जीव, जैसे खड़ी हुई लाशें हों। और मुखिया कहता है, ये सब मर चुके हैं और दुख की बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग इस गांव के भी नहीं थे, बल्कि बाहर से आए थे, जैसे तुम्हारी पत्नी प्रिया। महेश फिर पूछता है, कोई तो तरीका होगा जिससे ये सब खत्म हो जाए और इन सबको मुक्ति मिल जाए, और बुढ़िया को भी। मुखिया कहता है, हाँ, एक तरीका है। अगर बुढ़िया और उसकी बेटी की लाश को निकालकर जला दिया जाए तो सबको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यह सब मायाजाल है, यहाँ किसी चीज में आग नहीं लगती। हाँ, अगर कोई चीज बाहर से आई हो तो उसमें आग लग सकती। ये सुनकर महेश सोच में पड़ जाता है, क्योंकि बाहर से सिर्फ वही और उसका बेटा आए थे। और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह मुखिया से कहता है, मुझे दिखाओ कि बुढ़िया की लाश कहाँ है। और फिर वह आरव को बुलाता है और गाड़ी में बैठ जाता है, जबकि मुखिया आगे आगे रास्ता दिखाता है। कुछ देर बाद वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बुढ़िया की लाश दबी होती है। और मुखिया एक फावड़ा लेकर खुदाई शुरू करता है और थोड़ी देर में 2 कंकाल बाहर निकलते हैं। मुखिया कहता है, इनमें आग कैसे लगाओगे? तभी महेश आरव को अपने पास बुलाता है और मुखिया से कहता है, इन दोनों कंकालों को गाड़ी में डाल दो। और मुखिया वैसा ही करता है। फिर महेश आगे बढ़कर गाड़ी की पेट्रोल टंकी खोलता है और उसमें आग लगा देता है और तुरंत आरव को लेकर दूर भाग जाता है, जबकि मुखिया गाड़ी के पास खड़ा होकर सब देख रहा होता है। कुछ ही देर में गाड़ी जोर जोर से जलने लगती है और तभी आसमान में भयानक काले बादल छा जाते हैं। चारों तरफ तूफान और अंधेरा फैल जाता है और महेश आरव को कसकर पकड़ लेता है।
दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और चारों तरफ से रोने, हंसने और चीखने की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। जब महेश आंखें खोलता है तो वहां कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक खाली मैदान, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। और दूर एक सड़क दिखाई देती है जो शहर की ओर जा रही होती है। महेश धीरे धीरे उस सड़क की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को खोने का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है और आरव अभी भी उससे बार बार पूछ रहा होता है, पापा, मम्मी कहाँ है? वो जल्दी आएंगी बेटा।